सभी को नमस्कार। मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री, कक्षा 11वीं इतिहास, अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पाठ के इस भाग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, परिचय, सामान्य जानकारी। दूसरा मुख्य बिंदु है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। अगला बिंदु है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। चौथा मुख्य बिंदु है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। और इस भाग के अगला और अंतिम बिंदु है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो का अगला बिंदु है पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है 14वीं सदी से 17वीं सदी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में बढ़ते नगरीकरण की जानकारी देना। पाठ का दूसरा मुख्य उद्देश्य है यूरोप में विकसित हो रही नगरीय संस्कृति को जानना। तीसरा उद्देश्य है नगरीकरण और मुद्रण के विकास के कारण विकसित हुई इतिहास की समझ को जानना। चौथा उद्देश्य है वैज्ञानिक उन्नति के कारण पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में नए विचारों को समझना। और पांचवा उद्देश्य है कला, स्थापत्य कला, मानवतावाद और तर्क एवं विज्ञान के क्षेत्रों में हुई प्रगति उन्नति को जानना व समझना। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एक करके हम अब इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारा पहला बिंदु है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। इसमें हमें यह जानना है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पुनः किस तरह इटली के नगरों का पुनरुत्थान होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। हालांकि पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, वह अगले 1000 वर्षों तक कायम रहता है। 5वीं शताब्दी में इटली के सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्रों का विनाश हो गया था और लंबे अरसे तक वहाँ पर नगरों का पुनरुत्थान नहीं हो पाता है। पुनरुत्थान की यह प्रक्रिया एक अरसे के बाद ही शुरू हो पाती है। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच बढ़ते व्यापार के कारण इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को भी बढ़ावा मिला और इनमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब इटली के नगर अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के ही रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य के रूप में थे। वहीं दूसरी ओर कुछ दरबारी नगर भी थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इन सभी नगरों में सर्वाधिक जीवंत शहरों के रूप में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। इटली के ये नगर यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का दूसरा मुख्य बिंदु है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। इस बिंदु में हमें यह देखना है
कि विश्वविद्यालयों की स्थापना इटली में किस प्रकार शुरू हुई और कैसे मानवतावाद का विचार इन विश्वविद्यालयों में पल्लवित होता गया। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी में पादुआ विश्वविद्यालय और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र यानी कि जहाँ पे कानून का अध्ययन किया जाता है के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे थे। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया था। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षा से नहीं सीख सकते। इस नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रार्क का स्थायी निवास स्थान था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, परंतु 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान वहाँ के लोगों के साथ साथ उसकी संपन्नता से भी होती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। उनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघिरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोंटो, जिन्होंने जीते जागते रूपचित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाए थे। उनके बनाए रूपचित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों का सृजन केंद्र बन गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस भाग का अगला मुख्य बिंदु है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। इस बिंदु में हमें यह देखना है कि मानवतावादियों ने इतिहास के बारे में किस प्रकार के विचार या दृष्टिकोण रखा है। मानवतावादी समझते थे कि वे अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार का युग शुरू हुआ। बाद में मानवतावादियों की भांति अन्य विद्वानों ने भी बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया था कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद ही नए युग का जन्म हुआ था। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोमन साम्राज्य के पतन के 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया जाता है, अर्थात 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के समय को यूरोप में मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। उनकी यह तर्क है कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया है। हालांकि हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है।
इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई है। अर्थात वे किसी एक काल को पूरी तरह से अंधकार का युग और दूसरे काल को पूरी तरह से समृद्धि का युग नहीं मानते हैं। किसी भी काल को अंधकार की संज्ञा देना उन्हें उचित नहीं लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पाठ का अगला बिंदु है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। इस बिंदु में हमें यह देखना है कि विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब वालों का क्या योगदान रहा है। पूरे मध्यकाल में अर्थात 5वीं से 14वीं शताब्दी के बीच ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग के सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आइए पाठ की दोहराई करते हैं। हमने 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की प्रमुख घटनाओं को जाना है, साथ ही नगरीय संस्कृति को समझा है, इटली में नगरों के पुनरुत्थान को जाना है। इसके साथ ही इटली के विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनमें विकसित मानवतावाद की जानकारी प्राप्त की है। इतिहास के मानवतावादी दृष्टिकोण को समझा है और विज्ञान तथा दर्शन में अरबवासियों के योगदान को जाना है। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद और पाठ की दोहराई करने के बाद आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनका हल आपको करना है। पहला प्रश्न है, वे कौन से कारक थे जिनके कारण इटली में नगरीकरण को बढ़ावा मिला। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, यूरोप के आरंभिक विश्वविद्यालय इटली में ही क्यों खोले गए, अपने विचार स्पष्ट करें। तीसरा सवाल है, मानवतावाद शब्द का अर्थ क्या है। 15वीं सदी में मानवतावादी किन्हें कहा जाता था। चौथा प्रश्न है, क्या रोमन साम्राज्य के पतन के बाद के 1000 वर्षों के समय को अंधकार का युग कहना सही है। अपने विचार लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबवासियों को महत्वपूर्ण योगदान है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का यह पहला भाग है, जिसमें हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा करी है। बाकी बिंदुओं पर हम भाग 2 और 3 में अध्ययन करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।